वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, खास करके एंसेंट हिस्ट्री अगर आपने लिया हुआ है तो एंसेंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ता है फर्स्ट सेमेस्टर में भारत एवं विश्व की आरंभिक सभ्यताएँ। तो भारत की जो आरंभिक सभ्यताएँ हैं उनके बारे में, और जो विश्व की आरंभिक सभ्यताएं हैं यानी प्रारंभिक सभ्यताएं उनके बारे में, मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो आपको जो है खास करके फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेते हो और आप एंशिएंट हिस्ट्री लेते हो, एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड मतलब आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर आपको पढ़ना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो आपको बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री एक है और एक है मध्यकालीन हिस्ट्री। तो अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में एंशिएंट हिस्ट्री लिया हुआ है, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा ये वाला इतिहास। लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में केवल और केवल हिस्ट्री लिखा है, केवल हिस्ट्री लिखा है मतलब केवल इतिहास लिखा है, तो इतिहास में आपको मध्यकालीन इतिहास यानी कि जो इतिहास आपको पढ़ना है तो केवल हिस्ट्री उसमें आपको पढ़ाई जाएगी। उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर आर्कियोलॉजी ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आपको बता दूं कि वो इतिहास जो होगा वो मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, मतलब उसका पेपर अलग होता है। दो इतिहास आपको होता है एक प्रकार से बीए में, एक होता है मध्यकालीन, पहले होता था एक प्राचीन, लेकिन अब मध्यकालीन इतिहास नहीं है। अब एक इतिहास आपको पढ़ना पड़ता है केवल इतिहास वाला किताब, और एक होती है प्राचीन इतिहास। तो दो आपको पढ़ना होता है, तो दोनों में से केवल एक ही आप पढ़ सकते हो, चाहे आप प्राचीन पढ़ें और चाहे आप मध्यकालीन पढ़ें, ठीक है। तो ये है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति यानी कि एंसेंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है और विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। यानी आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, और पूरा का पूरा चैप्टर्स जो मैं कवर करूंगा ये वो किस तरीके से कवर करूंगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब भारत और विश्व की आरंभिक सभ्यताओं के बारे में। नवीनतम पाठ्यक्रम है 2024, 25, 26, 27, 28, इसके लिए और भी आगे चलता रहेगा। एक बात यहीं पर और क्लियर कर दूं कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम है, तो आपको यही पढ़ना है, तो कहीं पर कुछ भटकने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आइए इसको चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आपकी कोई भी विश्वविद्यालय हो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। रही बात दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और कुछ और जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, तो उसमें जैसे शुरुआत के कुछ चैप्टर, आधे चैप्टर इनमें से पेपर 1 बना दिए गए हैं और आधे चैप्टर को पेपर 2 बना दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे होता है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको पढ़ते जाना, जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ना है, आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इससे पहले ऑलरेडी मॉडल पेपर वगैरह 2023 वाले 22 वाले अवेलेबल हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा, पुरानी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। बाकी मैं जो है और नई वीडियो देने का प्रयास करूंगा पूरा, ठीक है। देखिए पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है अध्ययन के स्रोत। अध्ययन के स्रोत मतलब जब भी कोई इतिहास आप पढ़ते हैं तो इतिहास एक प्रकार से इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या होते हैं उनको जानना होता है। और जब भी इतिहास की अगर बात की जाती है तो इतिहास में अध्ययन के स्रोतों के द्वारा ही पता चलता है, क्योंकि जब इतिहास वो घटित हो रहा था तो उस समय ना तो इतिहासकार थे ना हम लोग थे, कुछ साक्ष्य होते, चाहे कुछ पुस्तकें हमको मिल जाए, उन पुस्तकों में उस समय के बारे में जानकारी लिखी हो, या फिर कुछ मुद्राएं मिल जाए उसका कार्बन डेटिंग कर लें, या पाषाण वगैरह मिल जाए, मूर्तियां मिल जाए, कुछ अवशेष मिल जाएं, कुछ पत्थरों पर लिखावट है, मतलब जिसको आप एक प्रकार से शिलालेख वगैरह बोलते हैं, या स्तंभ लेख हो गया, स्तंभों पर लिखे होते कई सारी बातें, तो वो सब जो होते शिलालेख जो है स्तंभ लेख, ठीक है, अभिलेख, तो उन सभी के द्वारा ही जानकारी हमको मिलती है। या कुछ विदेशी यात्री आते हैं, वो लोग अपनी किताबों में कुछ लिखते हैं उस समय के इतिहास के बारे में, मतलब उस समय के समकालीन चीज़ों के बारे में, समकालीन परिस्थितियों के बारे में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी प्रकार के सिचुएशंस को वो एक प्रकार से बिना किसी लाग लपेट के लिखते। विदेशी यात्रियों
यात्री जो होते हैं वो बिना किसी लाग लपेट के लिखते हैं। उनको कोई मतलब तो होता नहीं कि बड़ाई करनी किसी की, तो वो एकदम से जो चीज़ें होती हैं वास्तविक उनको लिखते हैं। तो इसलिए विदेशी विवरण जो होता है और साक्ष्य होता है इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी कार्बन डेटिंग वाली जो प्रक्रिया है वो भी एकदम से वो समय बताती कि भाई किस समय का ये सिचुएशन रहा, किस समय के बारे में है। तो उस समय में जो किताबें लिखी गई हैं उनके द्वारा हमको जानकारी मिलती है इतिहास की। तो अध्ययन के स्रोतों में सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य को देखेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है भाई? पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कि जो एक प्रकार से आर्किटेक्चर जो हमको मिले हैं, उन आर्किटेक्चर के माध्यम से जैसे हमको बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, बहुत सारे पत्थर मिले हैं, बहुत सारी मंदिर वगैरह मिले, तो उनके ईंट वगैरह का कार्बन डेटिंग किया हमने और उसके बाद में हमने पता लगा कि भाई ये चीज़ें हैं। जैसे जो है जो राम सेतु बना हुआ था, श्री राम सेतु, तो वहाँ का जो फ्लोटिंग रॉक्स होते हैं, तैरने वाले पत्थर, वो मिल गया था। आपने मूवी देखी होगी राम सेतु, तो उसकी कार्बन डेटिंग हुई तो 7000 वर्ष पुराना निकला वो। तो इससे पता चला कि राम भगवान का जो समय काल रहा था होगा वो 7000 साल पहले का रहा होगा। तो ये सब चीज़ें अब निकल करके सामने आ रही हैं। तो ये एक प्रकार से पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में अगला है आपका वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में आप देखते हैं वेद वगैरह, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। इन्हीं वेदों से एक प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ कई सारे बने, ठीक है। कई सारे आप देखते हैं वैदिक में वेद के बाद में वेदांग साहित्य आता है। चूँकि वेदों को समझने के लिए वेदांग साहित्य बने, 6 प्रकार के वेदांगों की रचना होती है। इसके अलावा तमाम प्रकार के आरेणक बनते हैं, स्मृतियाँ लिखी जाती हैं, उनके द्वारा हमको तत्कालीन जानकारी मिलती है। इसके बाद में हमको रामायण और महाभारत, तो यहाँ पर हमको वेदांग साहित्य के बारे में पढ़ना है, वैदिक साहित्य के बारे में और पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में। पुरातात्विक साक्ष्य, वैदिक साहित्य, वेदांग साहित्य, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत ये महाकाव्यकालीन युग के हैं, ठीक है। रामायण वाल्मीकि जी की जो रामायण है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, उस रामायण की बात यहाँ पर हो रही है। महाभारत जो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था, उस महाभारत की बात हो रही है। तो इन सभी जो है ग्रंथों को जब अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस समय की तत्कालीन राजनीति के बारे में, तत्कालीन जो परिस्थितियाँ रही उनके बारे में भौगोलिक जानकारी, यहाँ तक कि सामाजिक और एक प्रकार से सांस्कृतिक तथा धार्मिक जानकारियाँ भी आपको इन पुस्तकों से मिलती हैं। चाहे आप महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण की बात कर ले, चाहे महाभारत की बात कर ले। महाभारत में आप देखते हैं एक तरफ एक प्रकार से जो अगर भारत को समझना है तो महाभारत आपको एक प्रकार से पढ़ना पड़ेगा और बड़े ज़बरदस्त तरीके से, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। तो महाभारत के बारे में आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो महाभारत के बारे में आप जान लीजिएगा, ठीक है। आप देखते हैं वेद लिखे गए, अच्छा ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ही वेद वगैरह आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 4 वेद लिखे गए, 4 वेदों के बाद में आप देखते हैं ब्राह्मण, चूँकि सभी वेदों को एक प्रकार से अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं सभी वेदों के। जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के, यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेद के पंचविश या जिसको तांड ब्राह्मण ग्रंथ भी बोला जाता है, तो सामवेद के पंचविश और 60 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। इसके बाद में आरण्यक लिखे गए, इसके बाद में उपनिषद आए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, उपनिषदों में खास करके जैसे कि ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहद्रणक्य, श्वेताश्वतर, कौशितकी, ये सब उपनिषद जो है लिखे गए। इसके बाद में वेदांगों की रचना हुई, वेदांग 6 वेदांग रचे गए जो कि एक प्रकार से वेदों को समझने के लिए थे, ठीक है। 6 वेदांगों में आपको बता दूं, जैसे जो वेदांग लिखे गए वो वेदांग साहित्य में हम लोगों को पढ़ना है। वेदांगों में सबसे पहली बात शिक्षा पहला वेदांग है, दूसरा है कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त और 5वां है छंद, 6वां है ज्योतिष। शिक्षा में शिक्षा के बारे में, चूँकि वैदिक स्वरों की शुद्ध उच्चारण विधि शिक्षा के द्वारा आपको पता चलती थी। कल्प होते थे, कल्प ऐसे सूत्र होते थे जिनमें कर्मकांड, धर्म व्यवस्था, यज्ञ संस्कार की विधि, इन सभी का वर्णन हुआ करता था, वो कल्प सूत्र कहलाते थे। 4 सूत्र की रचना की गई है, एक सुलभ सूत्र है, एक स्रोत सूत्र है, एक गृह सूत्र है और एक धर्म सूत्र हुआ करते थे। इसके बाद में जो तीसरा वेदांग है उसको बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण जो होते हैं शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है और जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से हुआ करता था। व्याकरण की सर्वप्रमुख रचना खास करके पाणिनि के द्वारा की गई अष्टाध्यायी 5वीं ईसा पूर्व की रचना है।
तो अष्टाध्यायी जो है ये सब वेदांग साहित्य के बारे में, उसमें खास करके ग्रामर के बारे में यानी व्याकरण के बारे में बताती है। तो 5वीं सदी ईसा पूर्व की रचना है। इसके बाद निरुक्त, निरुक्त माने भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान जैसे क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन को खास करके इसे निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना करी, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं छंद हुए, 5वां जो वेदांग है वो है छंद। वैदिक मंत्र होते थे, छंद मतलब वैदिक मंत्र जो होते थे चूँकि छंदबद्ध रचना होती थी, और इसीलिए छंदों को समझने के लिए छंद के बारे में छंद शास्त्र एक ग्रंथ है पिंगल मुनि के द्वारा लिखा गया। तो पिंगल मुनि के द्वारा जो छंद शास्त्र है वो छंद को समझने में एक प्रकार जानकारी देता है। तो ये सब जो है 5 हो गए। इसके अलावा अगला जो है आपका वो है ज्योतिष। ज्योतिष जो हुआ करते थे शुभ मुहूर्त में यज्ञ वगैरह या कोई अनुष्ठान करना हुआ तो उसके लिए नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति को देखा जाता था। उसके बाद में वेदा मतलब कि एक प्रकार से सारी चीज़ें की जाती थी। तो ये सब एक प्रकार से थे। इसके बाद में स्मृतियाँ आती हैं, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, ये सब स्मृतियाँ आती हैं। फिर उसके बाद में पुराणों की रचना होती है। पुराणों में आपको बता दूं कि 18 पुराण कहे जाते हैं। 18 पुराण है, जिनमें 18 पुराणों का नाम आप लोग सुन लीजिएगा। पहला मत्स्य, दूसरा मार्कंडेय, तीसरा भविष्य और चौथा भागवत, 5वां ब्राह्मण, 6वां ब्रह्म वैवर्त पुराण और 8वां आपका हो जाएगा ब्रह्म पुराण। फिर अगला है आपका वामन पुराण, फिर अगला है बाराह पुराण, फिर अगला विष्णु पुराण, फिर अगला है आपका वायु पुराण, फिर अग्नि पुराण, फिर नारद पुराण, फिर पद्म पुराण, फिर लिंग पुराण, फिर गरुड़ पुराण, फिर कूर्म पुराण, फिर उसके बाद में स्कंद पुराण। तो ये एक प्रकार से 12 पुराण है, ये बात ध्यान रखिएगा। विष्णु पुराण से मौर्य वंश का इतिहास पता चलता है। मत्स्य पुराण से आंध्र और शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से चंद्रगुप्त प्रथम और गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से ये सारे जो वेदांग साहित्य या वैदिक साहित्य है या रामायण महाभारत है, ये कहीं ना कहीं पे इतिहास से रिलेटेड है और इतिहास से रिलेटेड जानकारी भी ये देते हैं। तो इसीलिए हमको इनको पढ़ना चाहिए। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैदिक और वेदांग साहित्य को हम विधिवत समझने वाले हैं। पूरा का पूरा वेद कितने हैं, कौन से वेद में क्या क्या बताया गया है, हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फिर वेदों को समझने के लिए जो वेदांग बने, उन वेदांगों में जैसे मैंने बताया शिक्षा हो गया, निरुक्त हो गई, या व्याकरण हो गया, या एक प्रकार से जो है भाषा विज्ञान की बात मैं करता हूँ वो हो गया, या एक प्रकार से मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करता हूँ तो वो सब एक प्रकार से समझने के लिए, वैदिक चीज़ों को समझने के लिए ही वेदांग साहित्य की रचना होती है। इसके बाद में रामायण के बारे में समझेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई उसके बारे में समझेंगे। महाभारत में एक प्रकार से किस सिचुएशन से महाभारत गुजरा, महाभारत की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग समझेंगे। इसके बाद में और आगे बढ़ेंगे हम लोग। चौथे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है भाई? चौथे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। सिंधु नदी और सरस्वती नदी के जो संगम की एक प्रकार से खास करके वो है सभ्यता है, खास करके सिंधु घाटी सभ्यता ही है, लेकिन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसके बारे में समझेंगे। प्रमुख विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या रही उनके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक और धार्मिक प्रकृति कैसी रही है उसको समझेंगे। इसके बाद में वैश्विक संपर्क इनका, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार वगैरह करने के लिए किन किन देशों से एक प्रकार से व्यापार आयात निर्यात किया करते थे उसको हम लोग समझेंगे जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में व्यापार और वाणिज्य और एक प्रकार से मतलब जो उनका वाणिज्य था, व्यापार था, आयात निर्यात का फंडा था, व्यापारिक दृष्टिकोण को हम सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। किन किन चीज़ों का आयात, किन किन चीज़ों का निर्यात हुआ करता था, छोटे बाज़ार, बड़े बाज़ार, सड़क, नालियाँ और अन्नागार और स्नानागार, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जो कुछ मिले हैं इस समय यहाँ से, इन सभी के बारे में। और फिर उसके बाद में पतन के बारे में, और इसका पतन कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सरस्वती सभ्यता का पतन जो हुआ है वो कुछ लोग बताते हैं बाढ़ के आ जाने से हुआ, कुछ लोग अलग अलग कारण बताते हैं। तो ऐसे में उन सभी विवादों को भी समझेंगे, कौन कौन से विवाद है और कौन कौन से कारण हैं, उन चीज़ों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पतन कैसे हुआ इस सभ्यता का, इसको भी जानेंगे। इसके बाद में हम लोग 5वें चैप्टर में पहुँचेंगे। 5वें चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है भाई? 5वें चैप्टर में वैदिक संस्कृति के बारे में हमको जानना है। वैदिक संस्कृति में वैदिक संस्कृति की प्रकृति यानी नेचर कैसा रहा है, तो वैदिक संस्कृति के नेचर को समझेंगे। इसके अलावा आर्यों का सामाजिक संगठन कैसा रहा, जो आर्य हैं उनका जो सामाजिक संगठन था कैसा था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा धार्मिक और आर्थिक जीवन जो रहा उनका आर्यों का,
उन धार्मिक और आर्थिक जीवन में किस धर्म को मानते थे, कहाँ से पैसा कमाते थे, क्या करते थे खाने पीने के लिए, इन चीज़ों को आर्थिक जीवन कहा जाता है। ठीक है, किन की पूजा करते थे, किस भगवान की, वो उनका धार्मिक जीवन है, क्या क्या उनके एक प्रकार से लोकाचार रीतियाँ थी उसके बारे में। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के साथ वैदिक सभ्यता का अंतर संबंध क्या था, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का क्या संबंध था, क्या अंतर संबंध था, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिंधु सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन, तो दोनों के बीच जो इंटर रिलेशनशिप है उसको जानेंगे। इसके बाद में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, छठा जो चैप्टर है आपका वो है महाकाव्यकालीन संस्कृति। महाकाव्यकालीन संस्कृति में रामायण और महाभारत की बात की जाती है। तो महाकाव्यकालीन संस्कृति यानी कल्चर उस समय कैसा रहा रामायण का और महाभारत का, उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके सामाजिक संगठन यानी जो महाकाव्यकालीन संस्कृति थी उस वहाँ पर उस समय की स्थिति में लोगों का सामाजिक संगठन कैसा था, लोग कैसे जीवन जीते थे, उनका सामाजिक जो संबंध था वो कैसा था उसको देखेंगे, संगठन कैसा था, नैतिक आदर्श क्या थे उस समय के। ठीक है, उन सभी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में और आगे बढ़ेंगे, सातवें चैप्टर में हम लोग अध्ययन के स्रोतों के बारे में समझेंगे। अध्ययन के स्रोतों में साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों को हम देख लेंगे। कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमको इस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में और पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ऐसे में जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य का भी कुछ योगदान रहा है, ठीक है, इतिहास जानने में, तो उसके बारे में समझेंगे। चाहे 16 महाजनपदों की बात की जाए, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से हम उन चीज़ों को भी जानेंगे। इसके बाद में जो विश्व की सभ्यताओं में आप आ जाइए, तो विश्व की सभ्यताओं में हम लोग 8वें चैप्टर में मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखेंगे। मेसोपोटामिया का सभ्यता का उद्भव कैसे होता है और इसका विकास कैसे कैसे होता है और कहाँ कहाँ तक एक प्रकार से सभ्यता फैली रही, ये सब चीज़ों को हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं क्या रही, सामाजिक जीवन कैसा रहा, धार्मिक जीवन कैसा रहा मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों का, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद में सुमेरियन सभ्यता के बारे में जानेंगे। सुमेरियन सभ्यता का उद्भव, विकास, विस्तार, धार्मिक और सामाजिक विशेषताओं को समझेंगे सुमेरियन सभ्यता के बारे में। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में यही चीज़ हम बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में जानेंगे। बेबीलोनियन सभ्यता का उद्भव, विकास, विस्तार, धार्मिक, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा रहा उसको जानेंगे। फिर इसके बाद में हम लोगों को असीरियन सभ्यता के बारे में जानना है। असीरियन सभ्यता कहाँ पर थी, इसका विस्तार कितना था, विकास कैसे कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से असीरियन सभ्यता के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। इसके बाद में हमको आगे पढ़ना है 9वें नंबर चैप्टर में नील नदी घाटी जो है उसकी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। नील नदी जो नदी है उसके जो है खास करके जितनी भी सभ्यताओं का विकास आप देखेंगे, जितनी भी सभ्यताओं का विकास, चाहे वर्ल्ड लेवल की जो सभ्यताएं हैं या एक प्रकार से जो भारतीय लेवल की सभ्यताएं, मतलब कि जो भारतीय सभ्यताएं हैं चाहे विश्व की सभ्यताएं हैं, सभी सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ है। क्योंकि नदियों के किनारे बसने का कुछ कारण था। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये बताइए कि जो नदियों का विकास होता, मतलब कि जो सभ्यताओं का विकास हुआ है, अधिकतर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ, इसको सिद्ध कीजिए। तो आपको सिद्ध करना होगा सभी सभ्यताओं का और उनके किनारे नदियों का बसाव। तो इसको भी हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जानकारी की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नील नदी घाटी की सभ्यता की अगर बात की जाए तो नील नदी घाटी की सभ्यता का उदय कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, कहाँ कहाँ तक फैली थी, इसको जानेंगे। इसके अलावा सामाजिक जीवन कैसा रहा उनका और धार्मिक प्रकृति उनकी कैसी रही है। नील नदी घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक जीवन कैसा रहा, किन देवी देवताओं को मानते थे, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में 10वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, 10 नंबर चैप्टर में या लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है चीन सभ्यता के बारे में। जो चीन की सभ्यता उसके बारे में आपको पढ़ना है। चीन की सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, चीन की सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कहाँ तक फैली थी चीन की सभ्यता, और भी बहुत सारी धार्मिक और आर्थिक सामाजिक विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के बारे में, मतलब कि प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे चाइना की सभ्यता की। तो चाइना की सभ्यता यानी चीन की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, असीरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, ठीक है,
और इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं के बारे में हमको जानना है विस्तार से। तो भारतीय सभ्यताओं में सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम लोग विश्व की सभ्यताओं के बारे में विधिवत जानकारी ग्रहण करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप विभिन्न सभ्यताओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन तो उस समय नहीं रहा होगा, तो धार्मिक, आर्थिक और एक प्रकार से सामाजिक जीवन के बारे में, उनका क्रियाकलाप क्या था, धार्मिक जीवन में वो किन किन देवताओं को एक प्रकार से मानते थे और एक प्रकार से आर्थिक जीवन उनका कैसा था, किस तरीके से जीवन यापन अपना करते थे, व्यापार करते थे तो किन चीज़ों का व्यापार करते थे, इन चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये सिलेबस आपको पढ़ना, ईयरली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मात्र इतना सा सिलेबस है, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, विस्तार से आपको मैं समझा दूंगा। रामायण और महाभारत भी एक चैप्टर है, यहाँ से भी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और यहाँ तक वैदिक और वेदांग साहित्य को विधिवत अध्ययन करना है। तो वैदिक और वेदांग साहित्य को मैं सोचूंगा कि विस्तार से मैं मतलब कि शुरुआती चैप्टर में ही आपको पढ़ा दूं, ताकि जो है आपको विधिवत तरीके से चीज़ें पता हों, ठीक है। रामायण, महाभारत, इन पर मैं चर्चा करूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करूंगा। तो इन सभी पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, उसी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हालांकि 2023 की प्लेलिस्ट शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप में से अगर अभी से आपको तैयारी, वैसे मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अभी जाकर के प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ पड़ी हैं, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो है, हर एक विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो क्वेश्चन पेपर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारी चीज़ें आप वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं 2023 वाले। तो अगर आप उनको देख लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।